हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू नीट। मेरा नाम शुभ्रा सिन्हा है और मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और ये हमारी अनाटमी चैप्टर का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम द टिश्यू सिस्टम को कवर कर रहे होंगे। गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्लीज़ आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी हमारे नोट्स हैं जो मैंने करवाए हैं, आपको मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब इस चैनल पर आ रहे होंगे। या जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा वो मैं यहीं पर भेज रही होंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये लेक्चर बहुत छोटी सी होगी क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक टॉपिक लिया है टिश्यू सिस्टम का, और ये इसके अंदर बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन है। अभी हम लोग देखेंगे किस बेसिस पर हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने टिश्यू वाला पार्ट किया था, अब इससे आगे हम लोग ये कर रहे होंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जिन्हें कन्फ्यूजन है कि न्यू एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट यहाँ इसी टॉपिक से शुरू किया गया है, तो हमने पहले के टॉपिक्स क्यों पढ़े हैं, जैसे टिश्यूज़ में सिस्टेमेटिक, परमानेंट, ये सब हम लोग क्यों पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों पढ़े हैं, सिंपल टिश्यूज़ क्यों पढ़े। तो ये सब इसलिए पढ़ें क्योंकि एनसीईआरटी में भले यहाँ से शुरुआत की गई है, लेकिन अगर आप सिलेबस खोल करके देखोगे तो सिलेबस में टिश्यूज़ लिखा हुआ है। ठीक है, टिश्यूज़ लिखा हुआ है, देन द टिश्यू सिस्टम लिखा हुआ है। तो टिश्यूज़ में सारे आ गए ना। वो एनसीईआरटी में भले वो चीज़ पोर्शन को कट कर दिया गया है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को, बट हमें टिश्यूज़ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस, इसलिए मैंने वो करवाया है। अब हम लोग आज करने वाले हैं द टिश्यू सिस्टम। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अब तक जो हम लोग टिश्यूज़ पढ़ रहे थे, जितने भी, चाहे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, चाहे हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़े, परमानेंट के अंदर हम लोग सिंपल पढ़े, कॉम्प्लेक्स पढ़े, सिंपल के अंदर हम लोग पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़े, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम पढ़े। तो ये जो क्लासिफिकेशंस थी एंड ये सारी जो टिश्यूज़ थी वो हम किस बेसिस पे पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि सेल की स्ट्रक्चर जैसी है और उसका फंक्शन जैसा है, उस बेसिस पे। यानी सेल की अगर स्ट्रक्चर सिमिलर है तो उसको हम सिंपल टिश्यू के अंदर बांट दिए, यानी एक ही तरह के सेल्स है, या सेल्स के अगर एक से ज़्यादा तरह के सेल्स प्रेजेंट है तो हम उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बांट दिए। ठीक है, सेल का फंक्शन अगर डिवाइडिंग है तो उसको हम मेरिस्टेमेटिक में बांट दिया, अगर वो एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम परमानेंट में डाल दिए, और उसकी स्ट्रक्चर भी एक जैसी हो गई तो उसको हम परमानेंट में डाल दिए। ठीक है, तो ये हम पहले इस टिश्यू को क्लासीफाई इस बेसिस पे कर रहे थे कि उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसी है। बट अब जो ये टिश्यू सिस्टम है, यानी टिश्यूज़ को हम इस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, यानी जो हमारी टिश्यूज़ हैं उनका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उस बेसिस पर हम उसको क्या करवा रहे हैं, हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। यानी कोई भी टिश्यूज़, जैसे हर एक टिश्यूज़ जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब मान लो कि कोई एक एक्स टिश्यू है, वो कहीं वाई पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इस लोकेशन पर वो प्रेजेंट है, तो इस टिश्यू को हम एक अलग कैटेगरी में बांट दिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम टिश्यू सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ को क्लासीफाई कर देते हैं। यानी टिश्यू सिस्टम में वही सारे टिश्यूज़ आ गए जो हमने पढ़ा है। देखो, आप वेस्कुलर टिश्यू की हम यहाँ बात कर रहे होंगे, एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात कर रहे होंगे, आउटर लेयर जो होता है उसकी बात कर रहे होंगे। ग्राउंड टिश्यू क्या है अभी हम लोग बताएंगे। तो ग्राउंड टिश्यू में भी कोई नई चीज़ नहीं है। जितनी अभी तक हमने टिश्यूज़ पढ़ी है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक हो चाहे वो परमानेंट हो, हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ें कर रहे होंगे। टिश्यूज़ कोई अब नई नहीं आ रही, लेकिन वो सारी टिश्यूज़ जो भी हमने मेरिस्टेमेटिक में पढ़ा, परमानेंट में पढ़ा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सारी जितनी भी टिश्यूज़ हमने पढ़ी है, ये सब जहाँ जहाँ मौजूद है ना, उनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर वैसी बनती जा रही है। तो इसीलिए हमने उसको अलग क्लासीफाई किया। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे पोलर बियर। हमारा ये एक एनिमल है, बियर है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ठंडी वाली जगह पे, सर्दी वाली जगह पे, जहाँ बर्फ होंगे। ठीक है, पोलर रीजन्स में आपको पोलर बियर मिल रहा होगा, पोलर रीजन्स में। तो ठंड जहाँ पे होगी वहाँ मिल रहा होगा। अब ये ठंडी वाली जगह में मिल रहा है, आप इसको गर्मी वाली जगह पे ले आओ तो क्या ये सरवाइव कर पाएगा? नहीं करेगा, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये जहाँ रहता है, इसका जो लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से इसकी बॉडी वैसे ही अडेप्टेड है। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में आप देखोगे थिक हेयर्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा हेयरी होती है इनकी बॉडी, वो इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। अगर आप गर्मी में ले आओगे तो ऑलरेडी गर्मी है, इनकी बॉडी वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जहाँ इनका लोकेशन है उस बेसिस पर इनका फंक्शन होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है, इनकी बनावट भी वैसी होती है।
ठीक है। तो यहीं पे ये बात हो रहा है कि बहुत सारी टिश्यूज़ को हम उनके लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई कर देते हैं और वो जिस लोकेशन पर प्रेजेंट होंगे उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी उस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होगा। यानी एक टिश्यू की कैसी स्ट्रक्चर होगी, कैसी फंक्शन होगी, ये भी एक तरह से हमारा लोकेशन पर डिपेंड कर रहा होगा। जैसे कि हमने पोलर बियर के केस में देखा, हर केस में ऐसा होता है कि जहाँ हम रह रहे होते हैं हमारी बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा फंक्शन वैसा ही हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो टिश्यू सिस्टम है, जो हम बेसिकली 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अभी हम लोग एक एक को डिटेल में देखेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये जो तीनों टिश्यू सिस्टम है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिपेंड करेगा कि इनकी लोकेशन कैसी मौजूद है, इनकी लोकेशन कैसी प्रेजेंट है, उन चीज़ पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन करेंगे। बेसिकली इनका फंक्शन भी वैसा ही होगा जैसा इनकी लोकेशन है और इनका स्ट्रक्चर भी वैसा होगा जैसा इनकी लोकेशन है। तो टिश्यू सिस्टम को हम उनके लोकेशन के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ब्रॉडली इनको 3 कैटेगरीज में हम इनको क्लासीफाई करते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा कैटेगरी है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड द तीसरा कैटेगरी है द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। नाम से आपको ये और ये तो समझ आ गया होगा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है हमारा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी हम लोग एपिडर्मिस, अगर हम लोग अरेंजमेंट ऑफ बेसिक सेल्स पढ़े थे तो एपिडर्मिस हमने पढ़ा था कि आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग, सबसे जो पहला लेयर होता है वो होता है एपिडर्मल लेयर। जो सेकेंड है वो हमारा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जो थर्ड है हमारा वो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। थर्ड हमारा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर नाम से समझ में आ रहा है इसमें वैस्कुलर बंडल्स इन्वॉल्व होंगे, यानी जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना होगा। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो जो एपिडर्मिस नहीं होगा, जो वैस्कुलर बंडल्स वाले जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, जो एपिडर्मल सेल्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। आगे हम लोग देखेंगे। इन दोनों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें बचेंगी वो ग्राउंड सिस्टम में आएंगी। अभी हम लोग पर्टिकुलरली एक एक चीज़ों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पर कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। एपिडर्मल यानी एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ के जो सेल होंगे वो एपिडर्मिस के होंगे, एपिडर्मल लेयर्स होंगे, एपिडर्मिस के सेल्स होंगे। ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो क्या कवर करता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। मान लो अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, अगर ये एक प्लांट है तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होगा ना, जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा, ये किस चीज़ का बना होगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का बना होगा। यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक प्लांट बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाला कवरिंग कौन सा है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसको नाम से, जब हम लोग बेसिक अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था एपिडर्मिस होता है पहला, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हमारा कॉर्टेक्स आता है, फिर हमारा पेरिसाइकल आता है, फिर हमारा वेस्कुलर बंडल आता है एंड देन फिर हमारा पिथ आता है, यहाँ पर पिथ होता है। ठीक है। तो एपिडर्मल जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यानी पूरे प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ मौजूद होंगे? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर ये जो टिश्यू सिस्टम है, इनके अंदर कौन कौन सा टिश्यूज और सेल्स आते हैं? तो ये कंप्राइज करता है एपिडर्मल सेल्स को। ऑब्वियस सी बात है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है तो सबसे आउटर लेयर तो एपिडर्मिस ही होता है ना। तो एपिडर्मल सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, स्टोमेटा को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, अभी हम लोग समझेंगे क्यों, और एपिडर्मल एपेंडेजेस जिसमें ट्राइकोम्स और रूट हेयर आता है। ठीक है। तो किसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? एपिडर्मल सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग तो हमारी एपिडर्मल सेल से ही होती है। ठीक है। स्टोमेटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक पत्ती को देखो, एक पत्ती है, ठीक है, तो इस पत्ती का जो आउटर कवरिंग है, यानी ये जो पूरा उसका ऊपर वाला सबसे पहला लेयर होगा वो एपिडर्मल्स का होगा, एपिडर्मल लेयर। आउटर मुंह सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होगा, यानी ऊपर में जो पत्ती की सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी वो एपिडर्मल की होगी। उसके अंदर कुछ लेयर होंगे, कुछ अंदर लेयर होंगे। वैसे ही अगर आप इस पत्ती को पलट दो, देखो पत्ती अगर आप लो तो पहला शेप ये होगा, आगे वाला पार्ट, फिर पीछे वाला पार्ट उसका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, पीछे वाला पार्ट। तो इसका भी पहला लेयर एपिडर्मिस ही होगा एंड इसका भी पहला लेयर हमारा एपिडर्मिस ही होगा।
ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स तो है ही आउटर मोस्ट लेयर, लेकिन स्टोमेटा को हम क्यों काउंट कर रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में? क्योंकि स्टोमेटा भी अपर साइड पे ही तो प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी एपिडर्मल सेल्स पे ही तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो एक पोर है, वो बाहर की तरफ खुल रहा है, उससे गैशियस एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो सबसे ऊपर वाले लेयर पे प्रेजेंट है, यानी एपिडर्मिस के लेयर पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, इसीलिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आ रही होती है। ठीक है। फिर एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करें तो रूट हेयर, रूट के केस में आप देखोगे एक इलॉन्गेशन निकलती है, रूट हेयर होता है रूट के पास। ठीक है, ये एपिडर्मल टिश्यूज है, तो रूट हेयर जो है वो भी एपिडर्मिस का ही इलॉन्गेशन है। बेसिकली हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप ऐसे समझो कि एपिडर्मिस को ही स्टडी कर रहे हैं। एपिडर्मिस एक ऐसा आउटर लेयर है, यानी डर्मिस मतलब स्किन, एपी मतलब आउटर लेयर, आउटर स्किन है जो कि प्लांट के बॉडी में सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर। अभी प्लांट की बॉडी में, कौन से प्लांट की बॉडी में, प्राइमरी बॉडी में कि सेकेंडरी बॉडी में, हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे, लेकिन एपिडर्मिस ही एक ऐसा लेयर है जो कि प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर की तरह। ठीक है, तो एपिडर्मिस ही आउटर मोस्ट है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तो हम तो आउटर मोस्ट लेयर ही पढ़ेंगे जो कि एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस तो है ही, एपिडर्मल सेल्स तो है ही, इसके अलावा जो एपिडर्मल सेल्स में मौजूद हैं या जिनके इलॉन्गेशन है उसको भी पढ़ेंगे, जैसे स्टोमेटा, ये एपिडर्मल सेल्स पे मौजूद हैं। ठीक है, फिर हमारी एपिडर्मल अपेंडेजेस जो कि ट्राइकोम और रूट हेयर को कंस्टिट्यूट करती है, ट्राइकोम प्लस रूट हेयर मिलकर के एपिडर्मल अपेंडेजेस बनाते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मान लो ये एपिडर्मिस का एक लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर जो है खुद में स्पेशलाइज्ड होती है और खुद को इलोंगेट कर लेती है, मॉडिफाई करके रूट हेयर बना लेती है, तो इसको हम कहते हैं रूट हेयर, अगर रूट के केस में बना रही है। ट्राइकोम्स इज द स्टेम हेयर, अगर वो स्टेम में हेयर बना रही है एपिडर्मल लेयर तो उसको हम ट्राइकोम कहते हैं, पर्टिकुलरली ट्राइकोम। अब इन दोनों के बीच में क्या स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं वो हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन इतनी समझ में आए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम किनको कह रहे हैं। ऐसी टिश्यू सिस्टम जो कि आउटर लेयर ऑफ होल प्लांट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी उसको हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। ये किन किन चीज़ों को कंप्राइज करेगी? एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें ट्राइकोम्स और रूट हेयर आ रहा होता है। अब एपिडर्मिस की बात करें तो हमें पता है ये आउटर लेयर होता है, नाम में ही छिपा है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग है अब किस प्लांट बॉडी का? प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक प्लांट में, हम लोग ये तो हर लेक्चर में मैं बता रही हूँ कि प्लांट की ग्रोथ प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी का मतलब है उसकी पर्टिकुलरली लेंथ में इंक्रीज होना, उसकी लंबाई बढ़ रही है, ब्रांचेस निकल रहे हैं, पत्ते उग रहे हैं, ये सारी प्राइमरी ग्रोथ में आई। गर्थ सेकेंडरी ग्रोथ में आई। गर्थ का क्या मतलब है? उसकी चौड़ाई बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया, उसकी विड्थ बढ़ गई, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ में आई। ठीक है, तो आप समझो जब प्राइमरी ग्रोथ कर रहा होता है प्लांट तभी एपिडर्मिस उसका आउटर लेयर होता है। ठीक है, जब प्लांट यंग होता है, जब प्राइमरी ग्रोथ कर रहा होता है तभी उसकी एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर लेयर होती है। जब वो सेकेंडरी ग्रोथ पे आता है ना तो वो मोटी बन जाती है। ठीक है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है, वो हार्ड हो जाती है, वुड बन जाती है, तो उसमें एपिडर्मिस के भी बाद कुछ लेयर्स आते हैं जो कि उस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको बार्क कहते हैं हम लोग। लकड़ी का वो सब लेयर्स होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो है वो सिर्फ प्राइमरी प्लांट बॉडी तक ही आउटर लेयर रहती है, बाद में एपिडर्मिस होती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लेयर्स आ जाते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो क्योंकि प्लांट को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग है, किस प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग है? प्राइमरी प्लांट बॉडी का। अब एपिडर्मिस कैसा दिखता है ये देखो, हमने पहले भी बताया है, बेसिक अरेंजमेंट जब हम टिश्यू का कर रहे थे तो उसमें जो सबसे बाहर वाला लेयर बनाए थे वो हमने ऐसा ही बनाया था। क्यों ऐसा बनाया था? क्योंकि एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, वो ऐसे शेप के होते हैं, इलोंगेटेड, लंबे लंबे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लंबे लंबे सेल्स ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एपिडर्मल के इस सेल्स को, अगर आप बेसिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू भी आपको याद है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, तो आप इसको देख करके भी बता सकते हो कि इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। जैसे देख के हमें पता चल रहा है कि ये इलोंगेटेड होगा। एक लेयर हमने हमेशा बनाया, जब भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के हम बहुत सारे लेयर बना रहे थे, ठीक है, लेकिन जब भी एपिडर्मिस बनाया हमने उसके एक ही लेयर बनाई है, तो एक लेयर यानी सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल,
कोई गैप्स नहीं है, कॉन्टीन्यूअस है एकदम, इसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा तो लेयर नहीं है ना कि यहाँ पे है फिर छोड़ के फिर यहाँ है फिर यहाँ पे। तो ये कॉन्टीन्यूअस लेयर है, यानी रेगुलर लेयर है बिल्कुल। कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली यानी यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मौजूद है, हमें दिख ही रहा है, डायग्राम्स में सारी चीज़ें दिख रही है। तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। पेरेन्काइमेटस होता है एपिडर्मल सेल्स। कैसे होते हैं? पेरेन्काइमेटस, यानी पेरेन्काइमा बनाता है हमारी एपिडर्मल सेल्स को। जो एपिडर्मल लेयर होता है उसमें कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है? पेरेन्काइमा टिश्यू, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वो हमारी बना रही होती है एपिडर्मल सेल्स को। अब पेरेन्काइमेटस है तो फीचर्स तो हमें, पेरेन्काइमा कैसे होता है? लिविंग होता है, तो ये भी कैसा होगा? लिविंग होगा, क्योंकि पेरेन्काइमा के सेल्स बना रहे हैं एपिडर्मल सेल्स को। वो लेयर जो है एपिडर्मल लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं, आउटर लेयर, आउटर लेयर कौन मिलके बना रहा है? पेरेन्काइमा मिल करके बना रहे हैं, तो उसको हम एक नाम से बोल रहे हैं एपिडर्मिस। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स ही बना रहे हैं, तो ये लिविंग होगा एपिडर्मिस हमारा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा एंड वैक्यूल भी हमारी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे वही बातें हैं। क्लियर है ये? ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो एपिडर्मिस है हमारा, वो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्राइमरी प्लांट बॉडी का। अगर हम एपिडर्मिस का डायग्राम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, और ये सेल्स पेरेन्काइमेटस टिश्यू के बने हुए हैं, जो कि लिविंग है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड लार्ज वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये हमारी पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ब्लू कलर में, एंड ये डार्क ब्लू कलर से हमने लार्ज वैक्यूल को दिखाया है। ठीक है। अब देखो, जो हमने बोला कि प्राइमरी प्लांट बॉडी है एक, उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। मान लो एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये वैक्स का लेयर होता है, और ये वैक्स का लेयर क्यों होता है? क्योंकि पानी की लॉस ना हो। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट पानी को इवेपोरेट बाहर, बार बार सारी पानी जो है प्लांट से बाहर ट्रांसपिरेशन के थ्रू ना चला जाए, इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट के सरफेस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल एक थिक, मोटा, वैक्सी लेयर है, ठीक है, जो कि प्लांट की बॉडी, जैसे मैंने इसको ग्रीन हाइलाइटर से दिखाया कि क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो क्यूटिकल एक थिक वैक्सी लेयर है जो कि प्लांट के बॉडी पर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के बाहर। ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस हमारा लेयर है ही, वो तो लेयर है एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट बना रहा है, लेकिन एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस के बाद एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे प्लांट को। तो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है। ये क्यूटिकल हमारा वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ताकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो जाए, ये प्रिवेंट करता है। एंड ये प्रेजेंट होता है सिर्फ स्टेम्स में, यानी शूट वाले पार्ट में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। स्टेम्स नहीं, शूट, जो अपर बॉडी होगा प्लांट का, उसमें प्रेजेंट होता है। रूट्स में ये एब्सेंट होते हैं। क्यों? रूट्स में क्यों एब्सेंट होते हैं? रूट्स में ये इसीलिए एब्सेंट होते हैं, आप खुद सोचो, क्योंकि हम लोग पानी डालते हैं ज़मीन पे। अब ज़मीन पे पानी है तो रूट्स क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है, तब वो जाकर के अपर प्लांट बॉडी में पानी भेजता है ना। रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर रूट्स पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट हो जाएंगे आउटर लेयर पर, तो क्यूटिकल तो वाटर लॉस को अगर प्रिवेंट कर रहा है, यानी वाटर को बाहर नहीं जाने दे रहा, क्यूटिकल बाहर नहीं, लॉस नहीं करने दे रहा है। तो अगर वो वाटर बाहर नहीं जाने दे रहा है तो क्या वो बाहर से पानी अंदर आने देगा? अगर पानी बाहर ही नहीं जाने दे रहा तो अंदर भी नहीं आने देगा। यही एक कारण है कि रूट्स में क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होते, वैक्सी लेयर नहीं होती है, क्योंकि रूट्स को पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजना होता है। तो अगर वैक्सी लेयर होगी तो ये पानी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये ऊपर भेजना होता है, तो क्यूटिकल सिर्फ शूट सिस्टम में प्रेजेंट होगा, रूट्स में नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि रूट्स में वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। आई डोंट थिंक इस स्लाइड में कोई दिक्कत है। एक बार पूरी स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं एक मिनट में। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का कैसे टिश्यू सिस्टम है? ये एक ऐसे टिश्यू सिस्टम है जो कि प्लांट की होल बॉडी को और कवर कर रही होगी, प्लांट की आउटर मोस्ट बॉडी को कवर कर रही होगी। ठीक है। ये किस किस चीज़ को कंप्राइज करती है? एपिडर्मल सेल्स को कंप्राइज करती है, स्टोमेटा को कंप्राइज करती है, क्योंकि एपिडर्मल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस को कंसिस्ट करती है, जिसमें ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर आता है, जो कि एपिडर्मल सेल्स के इलोंगेशन है। ट्राइकोम्स एक स्टेम का हेयर है एंड रूट हेयर है।
मतलब रूट का हेयर है। एपिडर्मिस की बात करें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। क्यों सेकेंडरी की नहीं? क्योंकि सेकेंडरी में मोर प्रोटेक्शन की नीड होती है, जिसमें कि बार्क वगैरह सब आ जाता है। यहाँ पे एपिडर्मिस आखिरी लेयर होता है। ठीक, एपिडर्मिस की अगर कुछ फीचर्स देखें तो ये इलोंगेटेड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होती है। ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये पेरेन्काइमेटस होते हैं, यानी पेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। अगर ये पेरेन्काइमा के बने हुए हैं तो ये लिविंग भी होंगे, इनमें साइटोप्लाज्म भी होगा, इनमें लार्ज वैक्यूल भी होगा। फिर हमने देखा कि एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और सिर्फ ये शूट सिस्टम में प्रेजेंट होती है, रूट्स में नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि रूट्स में वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग पर्टिकुलरली स्टोमेटा की बात करते हैं। तो स्टोमेटा की जब हम बात करते हैं तो स्टोमेटा क्या है? तो हमें पता है कि स्टोमेटा एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट बॉडी का जो कि ट्रांसपिरेशन कर रहा होगा और गैसियस एक्सचेंज कर रहा होगा। प्लांट्स जो है हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में O2 रिलीज करता है और वो बाहर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन वो रिलीज करता है और वो बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, और CO2 वो इनटेक करता है। यानी ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन को बाहर फेंक रहा है, CO2 को अंदर ले रहा है, ये गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रही होगी? स्टोमेटा करवा रही होगी। तो स्टोमेटा की मेन दो फंक्शन है, ट्रांसपीरेशन यानी वाटर जो हमारा प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट होकर के बाहर जो चला जाता है, ट्रांसपीरेशन करवा रहा होगा हमारा स्टोमेटा, क्योंकि एक पोर है, इसी से ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है, गैसियस अंदर भी आ रही है, गैसेस बाहर भी जा रही हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा का बेसिक फंक्शन है ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ये याद रखेंगे। अब अगर बात करें तो स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो स्टोमेटा एपिडर्मिस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होती है। हमने अभी बात की कि लीव्स के अपर सरफेस पे, सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पर हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अगर आप ये लीव्स देखो तो इसमें ये जो छोटे छोटे पोर्स मैंने दिखाए ये स्टोमेटा को मैं बता रही हूँ। ठीक है, और अगर इस पोर्स को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर स्टोमेटा का दिख रहा होगा, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्टोमेटा में क्या होता है? एक स्टोमेटल पोर होता है, छोटा सा पोर होता है अंदर में। ठीक है, और इसके जो बाहर में इस पोर को जो सराउंड कर रही होती है वो होती है गार्ड सेल। ठीक है, तो स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है, स्टोमेटल पोर को सराउंड करती है चारों तरफ से एक सेल जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड करती है, गार्डिंग करती है स्पोर की। ठीक है, तो बाहर प्रेजेंट होती है हमारी गार्ड सेल, यहाँ पे हमारे स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। गार्ड सेल्स में हमारे छोटे छोटे ग्रीन पैचेस जो आपको दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल्स में हमारे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये छोटे छोटे जो ग्रीन कलर से पैचेस दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है। तो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टोमेटल पोर है, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। चलिए, डाइकॉट के स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। मोनोकॉटिलिडन्स में ये जो स्टोमेटा है उसका शेप डम्बल शेप हो जाता है। डाइकॉट के केस में स्टोमेटा की जो शेप होती है वो बीन शेप्ड होती है। कैसी शेप्ड होती है? बीन शेप्ड, बीन्स के शेप का। आप देखो तो ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर को जो सराउंड कर रहा होगा वो गार्ड सेल होगा। इसका शेप आप देखो ये बीन्स की तरह दिख रहा है। तो डाइकॉट के केस में जो स्टोमेटा होती है वो बीन शेप्ड की होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब इन जो गार्ड सेल्स है इसको सराउंड कर रहा होगा कुछ सेल्स आकर के, जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, जो कि गार्ड सेल्स को चारों तरफ से आकर के सराउंड कर रहा होगा, इसको सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। सब्सिडियरी सेल्स के बाद कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और सब्सिडियरी सेल्स को सराउंड कर लेते हैं। अभी आगे भी पढ़ोगे कि सब्सिडियरी सेल्स और एपिडर्मल सेल्स बेसिकली क्या हो रहा है कि एक पत्ता था, यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट था बहुत सारा। अब ये आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट है, यानी एपिडर्मिस के ऊपर ये पोर प्रेजेंट है। तो हुआ क्या कि कुछ सेल एपिडर्मिस के खुद को मॉडिफाई किए, कुछ ने गार्ड सेल बनाया, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। ठीक है, आकर के सारे गार्ड सेल्स सारे पोर्स को कवर कर दिए प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर सब्सिडियरी सेल्स आ गए, चारों तरफ से घेर लिए, और जो बाकी एपिडर्मल सेल्स थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्लांट के एपिडर्मल सेल्स हैं, जो बाकी एपिडर्मल सेल्स है मौजूद है। बस यही है स्ट्रक्चर। आई थिंक क्लियर होगा। ये क्या है? स्टोमेटल पोर है, ये बीन शेप्ड का है गार्ड सेल्स, ये हमारी क्लोरोप्लास्ट है, ये सब्सिडियरी सेल्स है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि लीफ में हमारी प्रेजेंट है। ये एक स्टोमेटा, एक लीफ में बहुत सारी स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। जैसे ये लीफ है, यहाँ पे स्टोमेटा है, ये पूरा लेयर एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट, ये पोर को कवर कर देगा एपिडर्मिस का कुछ लेयर गार्ड सेल बन करके।
फिर एपिडर्मिस का कुछ लेयर अपने आप को सब्सिडियरी सेल्स बना लेगा, मॉडिफाई कर लेगा और इसको कवर कर लेगा, और बाकी के जो लेयर्स हैं जो इधर है वो सारे एपिडर्मल लेयर्स तो है ही, वो एपिडर्मल ही रह जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हो ये रहा है। अब आ जाओ स्टोमेटा की बात करें तो डाइकॉट की जो स्टोमेटा है, हम लोग ने ये कौन सा किसकी स्टोमेटा देखी, डाइकॉटिलिडेंस प्लांट्स की देखी। तो डाइकॉट की जो स्टोमेटा है उसकी जो गार्ड सेल होती है वो आउटर लेयर से पतली होती है। आप देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि गार्ड सेल जो है वो हमारी ये है, ये हमारी गार्ड सेल है। गार्ड सेल का जो हमारा आउटर लेयर है ये पतला है एज कम्पेयर टू इनर लेयर। तो आउटर लेयर हमारी थिन है, इनर लेयर हमारी हाईली थिक है, ये याद रखेंगे। गार्ड सेल की आउटर लेयर हमारी पतली है, इनर लेयर हमारी हाईली थिक होती है, मोटा होता है। बाहर वाली लेयर पतली होती है, अंदर वाली लेयर मोटी होती है। मोनोकॉट्स के केस में जो मोनोकॉट्स के केस में जो स्टोमाटा है वो स्टोमाटा हमारी डम्बल शेप की होती है गार्ड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो बीन शेप का होता है, यानी यहाँ पे हमारी गार्ड सेल्स बीन शेप की होती है। यहाँ पे जो मोनोकॉट्स के केस में हमारी गार्ड सेल डम्बल शेप की होती है, यानी स्टोमेटा जो है हमें डम्बल शेप की मिल रही होती है। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक डिफरेंस थी, हम लोग पढ़ते भी हैं इसको। अब बात करते हैं सब्सिडियरी सेल्स है क्या। तो सब्सिडियरी सेल्स भी मैंने बताया एपिडर्मल सेल्स ने खुद को मॉडिफाई किया, तो स्पेशलाइज कर लिया एपिडर्मल सेल्स ने खुद को और सब्सिडियरी सेल्स बना लिया। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स किस चीज़ के थे, पैरेन्काइमेटस सेल्स थे। तो पैरेन्काइमा हर काम कर सकता है, तो पैरेन्काइमा मैंने बताया था एक आलू है जो कि हर काम कर सकता है, वो हर चीज़ में मॉडिफाई हो जाता है। तो पैरेन्काइमा ने खुद को यानी एपिडर्मल सेल्स ने खुद को मॉडिफाई किया, ठीक है, और सब्सिडियरी सेल्स बना ली। तो सब्सिडियरी सेल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स ही हैं, वो कुछ और नहीं है, एपिडर्मल सेल्स ही हैं। ठीक है, बेसिकली पोर था सिर्फ, उसको आकर के गार्ड सेल ने घेरा, फिर सब्सिडियरी सेल्स ने घेरा। स्टोमेटल अपैरेटस की बात करें तो अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस क्या है, एक ऐसा अपैरेटस जिसमें स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स को मिला दे रहे। गार्ड सेल जो हमारा ये गार्ड सेल है, ये जो हमारा सब्सिडियरी सेल्स है, एंड ये जो हमारा अपर्चर है, यानी जो अपर्चर था यानी स्टोमेटल अपर्चर यानी स्टोमेटल पोर गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल्स, ये तीनों मिल करके क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, हमारी स्टोमेटल अपैरेटस बना रही होती है। ठीक है, कौन कौन सी, गार्ड सेल, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो गार्ड सेल हो गया हमारा, सब्सिडियरी सेल्स हो गया एंड स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल्स, ये तीनों मिलकर के हमारी स्टोमेटल अपैरेटस बना रही होती है। स्टोमेटल अपैरेटस क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स मिलकर के स्टोमेटल अपैरेटस बना रहे होते हैं। तो ये क्लियर है, स्टोमेटल अपैरेटस क्या होता है, सब्सिडियरी के सेल्स क्या होते हैं, आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। पहली थी एपिडर्मल सेल्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। स्टोमेटा थी, स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ लिया। एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें हमारी ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर आती है, तो इसको देख लेते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या क्या हो गया, एपिडर्मल अपेंडेजेस किसको कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट करके ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर मिल करके हमारी एपिडर्मल अपेंडेजेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंदर ट्राइकोम्स यानी स्टेम हेयर एंड रूट हेयर आ रहा होता है। तो जो हमारी एपिडर्मल सेल्स है ना, वो बहुत सारी हेयर को बियर करती है, यानी जो एपिडर्मल सेल है यानी जो आउटर लेयर है हमारी, उसमें बहुत सारी हेयर्स होते हैं। उस जो हेयर्स होती है बेसिकली क्या होती है, वो इलोंगेशन होती है एपिडर्मल सेल्स की, यानी एपिडर्मल सेल्स ही खुद को मॉडिफाई करके कुछ इलोंगेशन कर दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो एपिडर्मल सेल्स जो है वो कुछ बहुत सारी नंबर ऑफ हेयर्स को प्रेजेंट करती है, जिसमें से ट्राइकोम्स और रूट हेयर एग्जाम्पल है। रूट हेयर की बात करें तो ये रूट में प्रेजेंट होगा। रूट के एपिडर्मल आउटर लेयर जो होगा, रूट का जो आउटर लेयर होगा उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस का इलोंगेशन है। जो रूट हेयर है उसकी कुछ खास बात, ये यूनिसेल्यूलर होता है। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल होते हैं। तो रूट हेयर यूनिसेल्यूलर होता है, पतला होता है और अनब्रांच होता है, कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट है। यूनिसेल्यूलर ऐसे प्रेजेंट होगा रूट हेयर। तो ये यूनिसेल्युलर होता है, थिन होता है, कोई ब्रांच्ड नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंट है। तो यूनिसेल्युलर, थिन एंड अनब्रांच होता है रूट हेयर। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूट हेयर के। स्टेम हेयर की बात करें तो स्टेम हेयर को पर्टिकुलरली हम ट्राइकोम कहते हैं। स्टेम हेयर जो है वो भी एपिडर्मल सेल्स के इलोंगेशंस होंगी,
स्टेम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मल्टी सेलर होती है। जैसे हमारी रूट हेयर क्या थी, यूनिसेलर थी, सिंगल सेल थी, बट ये कैसी होगी, ये मल्टी सेलर होगी। अब देखो ये मल्टी सेलर मैंने बनाया हुई है, ये अनब्रांच्ड भी हो सकती है, ये ब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, ट्राइकोम्स हमारी मल्टी सेलर होती है, जैसे रूट हेयर हमारी यूनिसेलर थी, ये हमारी मल्टी सेलर होती है। ट्राइकोम्स की अगर बात करें तो ये हमारी मल्टी सेलर होती है। क्या क्या डिफरेंस है, रूट हेयर हमारी यूनिसेलर होती है, ट्राइकोम हमारी मल्टी सेलर होती है। रूट हेयर हमारी अनब्रांच्ड होती है, ट्राइकोम हमारी ब्रांच्ड भी हो सकती है जैसे कि इसके केस में, एंड अनब्रांच्ड भी हो सकती है जैसे कि इसके केस में। तो ये हमारी ब्रांचिंग भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं, स्टिफ यानी हार्ड भी हो सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें रूट हेयर्स एंड स्टेम हेयर्स की। एक और चीज़ जो ट्राइकोम का फंक्शन है कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी जब ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, जब स्टोमेटा से वाटर की लॉस हो रही होती है, तो स्टेम हेयर जो है, ट्राइकोम्स जो ये प्रेजेंट है, ये हेयर जो है, ये वाटर का लॉस को कम कर देते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन से वाटर की लॉस को बचा देते हैं। तो ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस ड्यू टू, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रही होगी, उनको ये प्रिवेंट कर देते हैं। तो ये कुछ बातें थी क्या, कि एपिडर्मल अपेंडेजेस में हमारी ट्राइकोम और रूट हेयर आती है। ठीक है, ये जो है रूट हेयर ट्राइकोम्स, ये बेसिकली एपिडर्मल सेल्स के इलोंगेशंस है जो कि एपिडर्मल सेल्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर यूनिसेलर होता है, थिन होता है, अनब्रांच्ड होता है। ट्राइकोम्स मल्टी सेलर होता है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, और ये सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, यानी ये सिक्रीशंस भी कर रहे होते हैं कुछ, और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के वक्त हो रहा होता है। क्या क्या बातें ट्राइकोम्स के बारे में, मल्टी सेलर, ब्रांच एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, फिर सॉफ्ट और स्टिफ, एंड मे बी सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सारे टिश्यूज आ गए, सिर्फ वैस्कुलर टिश्यूज को अगर छोड़ दो और जो हमने एपिडर्मल टिश्यूज पढ़ा, इन दोनों को अगर हटा दे तो बाकी के जितने बचे हुए टिश्यू हैं वो सारे हमारे ग्राउंड सिस्टम टिश्यू सिस्टम में आ गए। कैसे, मान लो ये बाहर वाला लेयर है एपिडर्मल, जो हमने बेसिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू पढ़ा था, ये मान लो हमारा बाहर का लेयर है एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू के बाद हमारा हमने बनाया था कॉर्टेक्स, बहुत सारी लेयर बनाई थी कॉर्टेक्स में। ठीक है, रफली अभी ऐसे बना दे रही हूँ कॉर्टेक्स। उसके बाद हमारा प्रेजेंट था पेरिसाइकिल, फिर हमारा प्रेजेंट था वैस्कुलर बंडल, एंड फिर हमारा प्रेजेंट था पिथ। यानी मैं कह रही हूँ कि आप वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, आप एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी टिश्यू अब बच गए वो हमारे ग्राउंड टिश्यू में आ गए। एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दो, वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, यानी कॉर्टेक्स वाला लेयर हमारा बच गया, पेरिसाइकल हमारा बच गया, एंड पिथ हमारा बच गया, ये सब ग्राउंड टिश्यू में आ गए। एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दो और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी बचे वो हमारा ग्राउंड टिश्यू में आ गया। तो ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू। तो ये कैसे टिश्यूज होते हैं, ये सिंपल टिश्यू होते हैं। कैसे टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू, यानी पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा को कंप्राइज करेंगे। यानी ग्राउंड टिश्यू में जैसे जो भी कॉर्टेक्स आ गया, पेरिसाइकल आ गया, पिथ आ गया, ठीक है, और कॉर्टेक्स के भी बहुत सारे लेयर होते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। भी बेसिक अरेंजमेंट में हमने इतना ही पता है कि कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के भी बहुत सारे लेयर होते हैं। तो ये सारी जो है ये ग्राउंड टिश्यू से बनी होगी। ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन से टिश्यू होंगे, सिंपल टिश्यू, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इसी से बना होगा। एपिडर्मल टिश्यू हमने पढ़ा वो पेरेन्काइमेटस होता है। वैस्कुलर टिश्यू नाम से समझ में आता है कि वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना होगा, यानी जाइलम एंड फ्लोएम में होगा। एपिडर्मल टिश्यू में पेरेन्काइमा था सिर्फ, लेकिन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की हम बात करें तो ये सिंपल टिश्यू, सारे सिंपल टिश्यू को कंप्राइज करेगा, यानी पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जैसे प्राइमरी स्टेम आप देखो या फिर प्राइमरी रूट देखो, कोई भी प्राइमरी स्टेम देख लो या प्राइमरी रूट देख लो, तो बेसिक अरेंजमेंट तो यही था ना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ। ठीक है, ये सब था। एक ये बात है मेडुलरी रेज, इसके बारे में मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, तो इसको एज इट इज़ अभी ध्यान में रखेंगे, बस ध्यान में रखना है। आगे जब हम लोग अभी नेक्स्ट ही लेक्चर में जब हम लोग डिटेलिंग में एनाटॉमी कर रहे होंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का मतलब पता चलेगा। तो ये शब्द नया है बट कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, आगे हम लोग समझेंगे। तो बस इतना समझो कि वैस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू के अलावा ये सारे सेल्स हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर आ रहे होते हैं। तो प्राइमरी स्टेम्स या फिर रूट्स में देख लो तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ तो आ ही रहा था, मेडुलरी रेज एक नया है, ये सारी जो है वो ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। और इन ये जो है ये पेरेन्काइमा सेल्स की बनी है। और एपिडर्मिस के बिलो वाला लेयर यानी कॉर्टेक्स,
कॉर्टेक्स का एक पार्ट होता है हाइपोडर्मिस, ऐसे याद रखो, कॉर्टेक्स का पार्ट होता है हाइपोडर्मिस, जो कि डाइकॉट के केस में कॉलेनकाइमा से कंपोज होता है एंड मोनोकॉट्स के केस में स्क्लेरेनकाइमा से। जब हम लोग कॉलेनकाइमा पढ़ रहे थे तो कॉलेनकाइमा का पहला फीचर यही था, इट इज़ द लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट, यानी ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट में ये एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर बनाता है। एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में मैंने बहुत सारे सेल्स बनाए थे कि कॉर्टेक्स को हम बहुत अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन कॉर्टेक्स का एक पार्ट है यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है हाइपोडर्मिस, यानी समझो कि एपिडर्मिस होता है, उसके जस्ट बाद हाइपोडर्मिस होता है। कॉर्टेक्स में ही, ये कॉर्टेक्स है पूरा, इसमें हाइपोडर्मिस होता है एपिडर्मिस के जस्ट बाद। तो जो कॉलेनकाइमा हम पढ़ रहे थे, तो कॉलेनकाइमा में हमने पढ़ा कि जो हाइपोडर्मिस यानी जो एपिडर्मिस का जो नेक्स्ट लेयर होता है, वो लेयर कॉलेनकाइमा से कंपोज्ड होता है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में। तो डाइकॉट में तो कॉलेनकाइमा से कंपोज होता ही है। मोनोकॉट के केस में स्क्लेरेनकाइमा आ जाता है हाइपोडर्मिस में। मोनोकॉट के केस में स्क्लेरेनकाइमा से हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की से बन रही होती है। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा कि एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ करके जितने भी आ गए वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आए। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू ये सिंपल टिश्यू से बने होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। प्राइमरी स्टेम या फिर रूट्स की बात करें तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज ये सारे पेरेन्काइमा सेल से बने होंगे। आलू हर जगह है, बस इतना याद रखो कि ये सारे पेरेन्काइमा से बने होंगे, चाहे कॉर्टेक्स की बात करें, पेरिसाइकल की बात करें, पिथ की बात करें, मेडुलरी रेज की बात करें, तो सारे पेरेन्काइमा से बने होंगे। कॉर्टेक्स का एक पार्ट अलग कर दो, कॉर्टेक्स का एक पार्ट, यानी कॉर्टेक्स में से हाइपोडर्मिस बस हटा दो, बाकी कॉर्टेक्स के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस हटा दो तो बाकी का जो कॉर्टेक्स है वो पेरेन्काइमा से बना हुआ है। ठीक है, जो कॉर्टेक्स का पहला पार्ट है हाइपोडर्मिस, वो उसमें डाइकॉट में कॉलेनकाइमा से बना होता है, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। बस इतनी बातें ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है। जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ा एनसीईआरटी में ना पहले कुछ दी हुई है, बाद में समझाया उस चीज़ को, तो इस वजह से थोड़ा सा कुछ टर्म्स जो हैं वो दिक्कत कॉज कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अभी कुछ नहीं समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा, नाम आपको अभी नहीं भी याद करने का मन है, ये वाला मत करो, आप ये करो। जब एनाटॉमी पढ़ लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेडुलरी रेस कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या होती है, सिस्टम पूरे टिश्यू सिस्टम में आपको इसकी लोकेशन पता चल जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि वैस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल में तो ये आती नहीं है, तो ये हमारी ग्राउंड में आ गई। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स की भी 3 लेयर होती है, वो सब हम लोग आगे एनाटॉमी में देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन अब आगे ही देखेंगे हम लोग। हाइपोडर्मिस एक लेयर है, सबसे पहला लेयर है जो एपिडर्मिस के बाद प्रेजेंट होता है। ये कॉलेनकाइमा से बना हुआ होता है डाइकॉट के केस में, एंड स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है मोनोकॉट के केस में। बस इतना याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होता है वो भी ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। अब ये क्यों आ रहा है, देखो पत्ती है, ठीक है, पत्ती के बाहर वाला लेयर एपिडर्मल सेल, उसको हटा दो, ठीक है, उसको हटा दो, ठीक है। उसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट का जो वॉल है वो पतला सा होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा, क्लोरोप्लास्ट का आप स्ट्रक्चर देखो तो पतला सा होता है, उसमें वो एक सेल से बना होता है जिसको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स, वो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। ठीक है, कुछ बातें, कुछ शब्द नहीं लग रही होगी, उसको अभी एज इट इज़ दिमाग में रखेंगे। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे वो चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में ही वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो कुछ ऐसी बात नहीं, लीव्स में जो थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको मीजोफिल सेल्स के नाम से जान रहे होते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आखिरी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि वैस्कुलर टिश्यू को कंसिस्ट करेगा, यानी जाइलम फ्लोएम को कंसिस्ट करेगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे इसमें सिर्फ। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक बात, जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है प्लांट में, सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है? गर्थ में इंक्रीज होना। मोटापा, प्लांट ऐसी थी, प्लांट ऐसी हो गई, तो चौड़ाई बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया। ये जो गर्थ में इंक्रीज हो रहा है, यानी जो गर्थ में इंक्रीज हो रहा है वो किस मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है? हमने शुरुआत में पढ़ा था, प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो मेरिस्टेम होती है वो एपिकल होती है, वो इंटरकैलरी होती है। जो सेकेंडरी ग्रोथ में मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, इतने नाम से जानते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है प्लांट में, यानी जो गर्थ में इंक्रीज हो रही होती है, वो लैटरल मेरिस्टेम की वजह से हो रही होती है। लैटरल मेरिस्टेम का अगर आपको याद हो, पहले लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था मैंने, कैम्बियम, ये सेकेंडरी ग्रोथ करा रही होती है। तो ये क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ, यानी गर्थ में इंक्रीज कराने में हेल्प कर रही होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जाम्पल है कैम्बियम। अब ये कैम्बियम
क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सिर्फ वहीं पे प्रेजेंट होगी जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होगा। एक लाइन लिखी थी सेकेंडरी ग्रोथ में अपने फर्स्ट लेक्चर में कि मोनोकॉट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट के केस में हो रहा होता है, मोनोकॉट्स यानी ग्रासेस के केस में नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ डाइकॉट के केस में हो रहा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैम्बियम। तो जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होगा यानी डाइकॉट में, वहीं पे कैम्बियम प्रेजेंट होंगी। और जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा होगा यानी मोनोकॉट्स ग्रासेस में, वहाँ कैम्बियम तो प्रेजेंट ही नहीं होगी, क्योंकि कैम्बियम का तो काम ही है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। तो जहाँ हो ही नहीं रहा है सेकेंडरी ग्रोथ, वहाँ पे क्यों प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो कैम्बियम अगर आपको याद हो तो मैंने एक वैस्कुलर टिश्यू बनाया था, उसमें बोला था मान लो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो ये कहीं बीच में प्रेजेंट होती है। इसको हम कहते हैं इंट्राफिसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि ये एक ही वैस्कुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। और कहीं ये दो वैस्कुलर टिश्यू के अगर बीच में प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं इंटरफिसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम है अगर एक वैस्कुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, ये वहीं प्रेजेंट होगी जहाँ इसको सेकेंडरी ग्रोथ कराना है, तभी तो वो ग्रोथ कराएगी, वहीं प्रेजेंट होगी। यानी डाइकॉट के केस में ये प्रेजेंट है, तो ये जब प्रेजेंट होती है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करा रही होती है, ये रास्ता खोलती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो जब ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रास्ता खोलती है, इसको हम कहते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। यानी ऐसी वेस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा रही होती है। और ऐसी वैस्कुलर बंडल जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना है हमको, तो कैम्बियम भी नहीं होगा। तो ऐसी वैस्कुलर बंडल जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो हमारा रास्ता है वो बंद है, क्लोज्ड है। ठीक है, ये बातें क्लियर। मैंने क्या बोला कि जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो जाइलम और फ्लोएम को कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसमें प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसका क्या मतलब है, गर्थ में इंक्रीज होना। और ये कौन सी मेरिस्टेम करा रही होगी, लैटरल मेरिस्टेम करा रही होगी। लैटरल मेरिस्टेम में एक हमारी कैम्बियम एग्जाम्पल है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करा रही होती है। कैम्बियम जो है वो डाइकॉट के केस में ही प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि डाइकॉट में ही वो सेकेंडरी ग्रोथ करवा रही होती है। मोनोकॉट्स में तो सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, तो कैम्बियम तो यहाँ पे एब्सेंट होंगी, लेकिन कैम्बियम डाइकॉट के केस में प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ पे इसको सेकेंडरी ग्रोथ कराना है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जहाँ बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल, और मोनोकॉट्स के केस में जो वैस्कुलर बंडल होती है वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब वैस्कुलर बंडल्स में कुछ अरेंजमेंट भी है, ये बेसिक टर्म है, इसको याद रखेंगे। अरेंजमेंट कैसी हो सकती है, रेडियल भी हो सकती है, कॉन जॉइंट अरेंजमेंट भी हो सकती है। अब समझो रेडियल क्या है। रेडियल यानी रेडियाई, रेडियस की कुछ बात कर रहा है, रेडियाई की कुछ बात कर रहा है। तो रेडियल अरेंजमेंट, नाम से पता चल रहा है रेडियस। तो जब जाइलम और फ्लोएम यानी दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे, आप यहाँ से मान लो ये एक सेंटर है इस वैस्कुलर बंडल का, आप यहाँ से एक रेडियस ये बनाओ। ठीक है, ये पूरा मान लो पेड़ का जब मैंने बनाया था तो पेड़ है, जो पेड़ को बीच से काटते हैं तो हमारा ऐसा सर्कमफ्रेंस दिखता है, तो ये वही है। अब इसका हम लोग सिर्फ एक पिज्जा स्लाइस पढ़ते हैं तो हम वो अलग बात करते हैं जो हम लोग ऊपर से ऐसे बनाते हैं, बट ये पूरा आप वैस्कुलर बंडल ऐसे समझो। ठीक है, गोल सा। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक सेंटर मान लिया। अब यहाँ से मैंने इस सर्कमफ्रेंस का जब रेडियस ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जब रेडियस ड्रॉ किया तो ये हमारा आ गया वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम है। पिंक वाला हमारा जाइलम है, ब्लू वाला फ्लोएम है, यानी सिर्फ जाइलम आया। इधर से रेडियस ड्रॉ किया तो सिर्फ फ्लोएम आया, इधर से रेडियस फिर ड्रॉ किया तो जाइलम आया, इधर से किया फ्लोएम आया, फिर जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम हमारा अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, एक साथ नहीं आ रहे। एक रेडियस हम बना रहे हैं तो सिर्फ हमारी जाइलम आ रही है, एक बना रहे हैं तो सिर्फ फ्लोएम आ रही है। रेडियल अरेंजमेंट है, यानी अलग अलग रेडिया, डिफरेंट रेडियाई पे हमारा ये अरेंजमेंट है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट मैनर पे प्रेजेंट है रेडियल अरेंजमेंट में, और अलोंग डिफरेंट रेडियाई में प्रेजेंट है। यानी एक रेडियस में सिर्फ हम अगर इस रेडियस के थ्रू जाएं तो सिर्फ हमें जाइलम मिलेगा, यहाँ से जाएं तो फ्लोएम मिलेगा। एक तो अल्टरनेट प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, और दूसरा एक रेडियस अगर हम ड्रॉ करें तो वहाँ सिर्फ हमें एक वैस्कुलर टिश्यू मिल रही होगी। तो जो ऐसी रेडियाई अरेंजमेंट है, डिफरेंट रेडियाई पे हमें डिफरेंट कनेक्टिव डिफरेंट हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिल रहा होता है, उसको हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट।
अलग अलग रेडियाई पे हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल है रूट। मोनोकॉट और डाइकॉट का कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हम बात करते हैं रूट्स। चाहे मोनोकॉट की रूट्स देख लो, चाहे डाइकॉट की रूट्स देख लो, दोनों के रूट्स में ही रेडियल अरेंजमेंट है। रेडियल अरेंजमेंट हमें दोनों की रूट्स में मिलेगा। मोनोकॉट, डाइकॉट दोनों के केस में हमें रेडियल अरेंजमेंट मिल रहा होगा, यानी जो वैस्कुलर बंडल्स है, जो वैस्कुलर टिश्यू हैं, वो हमारी अलग अलग रेडियाई पे मिल रही होंगी। जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, अल्टरनेट मैनर पे प्रेजेंट होगा, तो इस ऐसे अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। कॉन्जॉइंट, नाम से समझो जॉइंट, यानी यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हैं। ये पिंक वाला जाइलम है, ब्लू वाला फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। यानी अगर हम यहाँ सेंटर मान लें और एक रेडियाई ड्रॉ करें, तो यहाँ का जो रेडियस है आप देखो, इसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, दोनों जुड़े हुए हैं, जॉइंट है। कॉन मीन साथ में जुड़े हुए हैं, कॉन जॉइंट। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट कहते हैं। यानी जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे जॉइंट है, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टेम या फिर लीव्स। रूट में हमारी रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलती है, स्टेम और लीव्स में हमारी कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट देखने को मिलती है। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में, यानी जहाँ जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट है, वहाँ पर जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होगी और फ्लोएम जनरली आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा। जनरली आउटर साइड, यानी ये हमारी वैस्कुलर बंडल है पूरी, ठीक है, वैस्कुलर बंडल थी, हम लोग जब ऐसे पढ़ रहे थे। इसके बाद हमारी पिथ प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पे हमारी पिथ होगी, ये चारों तरफ। तो पिथ के टुवर्ड्स होगी जाइलम, और फ्लोएम जो होगी वो पिथ के अगेंस्ट होगी। तो जनरली जो होती है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में, हमारी फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली, यूजुअली हमारी फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। बस इतनी बात की गई। अब कॉन्जॉइंट में भी दो तरह की बातें, कॉन्जॉइंट ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्लोज। जैसे कि हमने पढ़ा ना, वेस्कुलर बंडल ओपन कब कहेंगे? जब हमारी कैम्बियम प्रेजेंट है, और क्लोज कब कहेंगे? जब कैम्बियम एब्सेंट है। तो सिमिलरली कॉन्जॉइंट, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है यहाँ पे। अब डाइकॉट के केस में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। अगर ये डाइकॉट का डायग्राम होता तो यहाँ पे डाइकॉट का हम यहाँ पे कैम्बियम बनाते, बट ये जनरल डायग्राम था, यानी डाइकॉट मोनोकॉट दोनों था, तो हमने कैम्बियम नहीं बनाया। अब डाइकॉट के केस में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कॉन्जॉइंट ओपन कह देंगे, क्योंकि फ्लोएम एंड जाइलम साथ में है और कैम्बियम प्रेजेंट है। और मोनोकॉट के केस में कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो हम उसको कॉन्जॉइंट क्लोज कह देंगे, कि साथ में तो है बट यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर होता है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पूरा कवर। टिश्यू सिस्टम में हमने सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखा, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखा, फिर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखा। हम देख रहे हैं कि ये टिश्यू सिस्टम को हम किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं? लोकेशन के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन भी उस तरह की हो जाएगी जैसी इसकी लोकेशन है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने देखा कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो है प्लांट बॉडी का, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को कंप्राइज करती है। एपिडर्मल सेल्स स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस से मिलकर के बना होता है। एपिडर्मल सेल प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होगी। इसकी कुछ फीचर्स, इलॉन्गेटेड होता है, सिंगल लेयर होता है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, यानी इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट होती है। पेरेनकाइमेटस होता है, पेरेनकाइमेटस है तो लिविंग है, तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगी एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ये शूट सिस्टम में तो प्रेजेंट है, रूट में नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि रूट को पानी एब्जॉर्ब करना होता है। एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंदर ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर हमारा आ रहा होता है। स्टोमेटा में हमने देखा कि लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा, और जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये गार्ड सेल आता है, ये हमारी स्टोमेटल पोर आती है, फिर हमारा गार्ड सेल आता है, फिर सब्सिडियरी सेल्स आती है, फिर एपिडर्मल सेल्स आता है। ठीक है, ये जो स्टोमेटल पोर है और जो गार्ड सेल है और जो सब्सिडियरी सेल्स है, ये मिल करके हमारी स्टोमेटल अपैरेटस बना रही होती है। और जो सब्सिडियरी सेल्स है वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स ही होती है। ये ग्रीन जो है वो हमारी क्लोरोप्लास्ट है। डाइकॉट के केस में स्टोमेटा जो है उसका जो गार्ड सेल है वो बीन शेप का होता है, मोनोकॉट्स के केस में डम्बल शेप का होता है। जो गार्ड सेल है उसकी जो आउटर लेयर है वो थिन है, इनर लेयर जो है वो हाईली थिक है। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होगा? ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज वो करवा रहा होगा। फिर हमने देखा कि एपिडर्मल अपेंडेजेस में ट्राइकोम्स और रूट हेयर आती है। ट्राइकोम्स बेसिकली स्टेम की हेयर है और ये एपिडर्मल सेल्स की ही इलॉन्गेशन होती है। रूट हेयर जो होती है वो हमारी यूनिसेलर होती है, थिन होती है, अनब्रांच होती है। स्टेम की जो हेयर यानी ट्राइकोम में मल्टीसेलर होती है, ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकता है, सॉफ्ट एंड हार्ड हो सकता है, और ये सेक्रेटरी भी हो सकती है, कुछ सब पर्टिकुलर सब्सटेंस को सिक्रीट भी कर रही होगी, और ये वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती है ट्रांसपीरेशन के वक्त।
फिर ग्राउंड टिश्यू में देखा कि वैस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ करके जितने भी टिश्यू बचे वो ग्राउंड टिश्यू में आ गए। ये सिंपल टिश्यू के बने हुए होते हैं जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हम जानते हैं। ये प्राइमरी स्टेम और रूट्स के केस में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेड्यूलरी रेस जो है वो पेरेन्काइमा से बने हैं, और जो एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमा से बना है डाइकॉट के केस में, स्क्लेरेन्काइमा से बना है मोनोकॉट के केस में। ये ध्यान में रखेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पेरेन्काइमा से बन रहा था, ग्राउंड टिश्यू ये तीनों से ही बन रहा था, एंड वैस्कुलर तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से हमारा बन रहा था। लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो पतला सा वॉल है वो मीजोफिल सेल्स को कंटेन करता है और वो भी ग्राउंड सिस्टम में आता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कंटेन करेगा, जाइलम एंड फ्लोएम से कंप्राइज होगा। जो गर्थ में इंक्रीज करता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वो लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा कैम्बियम, ये सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होता है। ये मोनोकॉट के केस में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो एब्सेंट होता है। ये कैम्बियम जिस वैस्कुलर बंडल में एब्सेंट होता है उसको क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहते हैं, और जहां प्रेजेंट होता है यानी डाइकॉट के केस में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो यहाँ प्रेजेंट होता है तो उसको ओपन वैस्कुलर बंडल हम कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रास्ता खुला है यानी ओपन वैस्कुलर बंडल। अरेंजमेंट दो तरह से हो सकते हैं, रेडियल एंड कॉन्जुएल्ट। ये पिंक से जाइलम शो हो रहा है, ब्लू से फ्लोएम शो हो रहा है। रेडियल का मतलब है अलग अलग रेडियाई पे हमें अलग अलग वैस्कुलर टिश्यू मिल रहे होंगे और ये अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होंगे। ये इसका एग्जांपल हमारा रूट है। स्टेम्स और लीव्स के केस में हमारे वैस्कुलर टिश्यू जॉइंट मिलते हैं, साथ में आते हैं, उसको हम कॉन्जॉइंट कहते हैं, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होती है। और जनरली जो होती है फ्लोएम जो होती है वो बाहर के साइड होगी यानी कि सेंटर से दूर होगी। ठीक है। अगर कॉन्जॉइंट के भी केस में हम डाइकॉट के केस में देखें तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो कॉन्जॉइंट ओपन कह देंगे, और डाइकॉट के केस में कैम्बियम नहीं होता तो मोनोकॉट के केस में कैम्बियम नहीं होता है तो कॉन्जॉइंट क्लोज कह देंगे। अब एनसीईआरटी में फाइनल रीडिंग हम लोग कर लेते हैं, फिर हमारा ये लेक्चर डन है। अब आप देखो तो हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू को पहले कैसे क्लासीफाई कर रहे थे। पहले हम टाइप्स ऑफ टिश्यू को क्लासीफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्रेजेंट, किस तरह के सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, इस बेसिस पर हम पहले टिश्यू को क्लासीफाई कर रहे थे। अब हमने देखा कि टिश्यूज उनके लोकेशन के हिसाब से कैसे वेरी कर रही है, हम उनको देख रहे हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो भी हमारी लोकेशन पर डिपेंड करेगा, वो जैसे लोकेशन में प्रेजेंट होंगी वैसे बनेंगी। ठीक है। और स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के हिसाब से तीन तरह की टिश्यू सिस्टम हमारी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एक बात याद रखेंगे जो मैंने नोट्स में नहीं इंक्लूड किया है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, वैस्कुलर को कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। आज इसको लिख लेते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, कंडक्टिंग टिश्यू system, and ground tissue system is also known as fundamental tissue system, fundamental tissue system। ठीक है, ये बस याद रखेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कह रहे हैं एंड यहाँ कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कह रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है होल प्लांट बॉडी का। इसमें एपिडर्मल सेल्स आ गए, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस आ गए, जिसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स आ गए। ट्राइकोम जो है स्टेम की हेयर है। जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर तो है किसकी, प्राइमरी प्लांट बॉडी की। ये इसमें कैसे सेल्स है, इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स है जो कि कंटिन्यूअस लेयर बना रहे हैं, यूजुअली सिंगल लेयर का होता है। ये पैरेन्काइमेटस होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म हो रही होती है, सेल वॉल को लाइन करती है, लार्ज वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा होता है। आउटसाइड जो होती है एपिडर्मिस की वो एक फैक्सी थिक लेयर से कवर्ड होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, जो कि प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को। क्यूटिकल जो है वो एब्सेंट है रूट्स में, क्यूटिकल एब्सेंट है हमारी रूट्स में। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा प्रेजेंट है एपिडर्मिस में ही, लीव्स के एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज करा रही होती है। दो बीन शेप सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, टू बीन शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, जो कि स्टोमेटा की जो पोर है उसको कवर करती है, इनक्लोज करती है। ग्रासेस में जो ये ग्रासेस यानी यहाँ पे मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। ग्रासेस के केस में ये जो गार्ड सेल है वो हमारी डम्बल शेप की होती है और जो आउटर वॉल है हमारा गार्ड सेल का वो स्टोमेटल पोर से दूर होती है। ठीक है। आउटर वॉल यानी गार्ड सेल स्टोमेटल पोर से दूर है, आउटर वॉल ये वाली वॉल जो है वो पोर से दूर है हमारी, ये थिन होती है कह रहा है। ठीक है। एंड जो इनर वॉल यानी ये वाली वॉल है जो पोर के पास में है वो हाईली थिकेंड होती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको वहाँ पे।
ठीक है, कि जो आउटर वॉल है हमारी गार्ड सेल की वो हमारी थिन होती है एंड जो इनर वॉल है हमारी वो थिक होती है। मोनोकॉट्स के केस में डम्बल शेप की होती है, याद रखेंगे। गार्ड सेल में हमारी क्लोरोप्लास्ट होती है और ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। क्लोरोप्लास्ट हमारी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, इसको आप हाईलाइट कर लो। गार्ड सेल poses क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे हो रही होती है स्टोमेटा की। तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं उसमें हमारी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है और गार्ड यानी गार्डिंग कर रहे हैं ना, गार्डिंग कर रहे हैं गार्ड सेल्स, तो गार्डिंग कर रहे हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि स्टोमेटा कब खुलना है, उसको कब बंद हो रहा है, कब खुलना है कब बंद होना है। तो ये गार्ड सेल ही हमारे डिसाइड कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी गार्ड होती है। गार्ड से नाम से याद रखो कि ये रेगुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्यू एपिडर्मल सेल्स द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन दिस शेप। तो यहाँ पे कह रहा है गार्ड सेल्स के पास में कुछ एपिडर्मल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं और वो सब्सिडियरी सेल्स के रूप में जाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं। जो स्टोमेटल अपर्चर यानी पोर है, गार्ड सेल है एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स है, ये टुगेदर मिलकर स्टोमेटल अपैरेटस हमारी बना रही होती है। ये वाली हमारी पोर है, ये स्टोमेटल पोर है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, फिर ये सब्सिडियरी सेल्स है, ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, ये हमारी एपिडर्मल सेल्स है। सिमिलरली डम्बल शेप देखो, ये स्टोमेटा विद डम्बल शेप, यानी ये ग्रासेस के केस में ये बीन शेप था हमारा, डाइकॉट के केस में ये डम्बल शेप बी वाला डायग्राम दिखा रहा है, डम्बल शेप की है। ये भी हमारी क्या है, स्टोमेटल पोर है। ठीक है, ये सब्सिडियरी सेल्स है, ये डम्बल शेप की गार्ड सेल्स है हमारी, गार्ड सेल्स है डम्बल शेप की। ये बाहर वाली लेयर जो ये एपिडर्मल सेल्स है एंड ये जो है हमारी ये वाली स्टोमेटल पोर है। सेल्स जो है एपिडर्मिस की बहुत सारी हेयर को बियर करती है। किसको बियर करती है, हेयर्स को बियर करती है, उसको हम रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर है, इलोंगेशन ही है एपिडर्मल सेल की और ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। हमें पता है रूट हेयर क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। रूट हेयर्स क्या करता है, हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ऑन दिस स्टेम द एपिडर्मल हेयर को हम ट्राइकोम कहते हैं। ये शूट सिस्टम में प्रेजेंट होता है और ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है, सिक्रेटरी भी हो सकता है और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ट्रांसपिरेशन के वक्त। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके जितनी भी चीज़ बची वो ग्राउंड टिश्यू हो गई। इसमें सिंपल टिश्यू जैसे कि पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्लेरेन्काइमा हमारी आ रही होती है। जो पेरेन्काइमेटस सेल है वो यूजुअली हमारी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस को कंप्राइज कर रहे होते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा के सेल्स किसमें कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस में प्रेजेंट होंगे। प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स के केस में, लीव्स के केस में जो ग्राउंड टिश्यू है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट जो पतली सी वॉल है, थिन वॉल जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा, क्लोरोप्लास्ट एक पतली सी वॉल से बना होता है, थिन वॉल्ड इसलिए हम उसको कह रहे हैं, वो होती है हमारी ग्राउंड टिश्यू में, जिसमें सेल्स होते हैं एक, उसको हम सेल्स को क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट की सेल्स होती हैं, वो भी ग्राउंड टिश्यू में हमारा आ रहा होता है। ये आप देखो, ये हमारा रेडियल अरेंजमेंट है, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ से अगर हम सेंटर लें तो इस रेडियस पे सिर्फ हमें जाइलम मिल रहा है, इस पे हमारा फ्लोएम मिल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग रेडियस पे मिल रहा है, तो ये हमारी कैसी अरेंजमेंट हो गई, ये हमारी हो गई रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, ये हमारी कैसी है, ये हमारी कॉन्जॉइंट है, बी वाली कॉन्जॉइंट है लेकिन क्लोज्ड है ये, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, और ये हमारी कॉन्जॉइंट है पर यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये ओपन हो गई। ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एक बार देख लेते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कंसिस्ट करता है, जिसमें फ्लोएम और जाइलम आती है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर वैस्कुलर बंडल बना रहे होते हैं। डाइकॉट के केस में जो होती है कैम्बियम प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, और क्योंकि कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, मोनोकॉट्स के केस में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा होता तो कोई कैम्बियम नहीं होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। और ये जब जाइलम एंड फ्लोएम एक वेस्कुलर बंडल में अरेंज्ड होते हैं अल्टरनेट मैनर में और अलग अलग रेडियाई में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। ये हमें रूट्स में देखने को मिलता है। एंड कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में जब एक साथ वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, उस केस में जो हमारा कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट फिर यहाँ पे बता रहा है, रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, रूट्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम है वो साथ में जॉइंट हैं और सेम रेडियस पे हमें मिल रहे होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ऐसे वेस्कुलर बंडल्स जिसमें कॉमन सच वेस्कुलर बंडल और कॉमन इन, और ऐसे वेस्कुलर बंडल हमें स्टेम्स और लीव्स एग्जाम्पल है जिसमें हमें कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स को देखने को मिल रहा है। और इसमें जो फ्लोएम है वो जनरली आउटर साइड्स ऑफ जाइलम के बाहर वाले साइड में हमें देखने को मिलता है। पहला वाला जो डायग्राम है वो रेडियल शो कर रहा है, दूसरा वाला कॉन्जॉइंट क्लोज एंड थर्ड वाला कॉन्जॉइंट ओपन। यहीं पे हमारी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाती है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके बाद हमारी जो एनाटॉमी की मेन पार्ट है वो वाली लेक्चर अब हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी। तो इस लेक्चर में बस छोटा सा टॉपिक था और आई होप ये क्लियर होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाली टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और यहीं पे हमारी जो भी नोट्स है वो वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।